अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लर्नर्स। तो प्रीवियस लेक्चर जो है मेरा वो न्यूरोट्रांसमीटर्स पे था। तो आज का जो लेक्चर है मेरा वो सिनेप्टिक इनहिबिशन पे है। सिनेप्टिक इनहिबिशन पे बात करनी है कि वो कौन कौन से इनहिबिटर्स हैं, वो कौन कौन से केमिकल्स हैं जो कि सिनेप्सिस को इनहिबिट कर देते हैं। वो कौन कौन से केमिकल्स हैं, वो कौन कौन से प्रोटीन्स हैं जो कि सिनेप्सिस को, नर्व इम्पल्स को, नर्व कम्युनिकेशन को इनहिबिट कर देते हैं और कैसे करते हैं, किस तरह उसको इनहिबिट करते हैं। तो आज के लेक्चर जो है वो हमारा सिनेप्टिक इनहिबिशन पे है। सिनेप्टिक इनहिबिशन पे हमने बात करना है। तो थोड़ा सा अगर मैं बात करूं न्यूरोट्रांसमीटर्स के हवाला से, तो लास्ट लेक्चर में मैंने न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात की थी और ये भी बताया था कि ये वो केमिकल्स हैं, ये वो केमिकल्स हैं जो कि नर्व को ट्रांसमिट करते हैं, जो नर्व इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में या फिर एक न्यूरॉन से मसल्स में या एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन में भेजते हैं, उनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। जो कि एक एक्सॉन के एंडिंग में, उसकी एंड प्लेट में जहां पे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, वहां पे इनसाइड में ये पैदा होते हैं और फिर वेसिकल्स की शक्ल में रिलीज होते हैं। मेरा थोड़ा प्रीवियस लेक्चर को मतलब बताने का मकसद ये है ताकि मेरा अगला लेक्चर थोड़ा समझाना इजी हो सके। तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से ये वेसिकल्स की शक्ल में रिलीज होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होते हैं, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होने के बाद पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर ये अफेक्ट करते हैं, अपने चैनल्स पे अफेक्ट करते हैं, वहां पे अपने रिसेप्टर्स के साथ अटैच होते हैं और उस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, उस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में ये नर्व इंपल्स को जनरेट करते हैं, उसके पोटेंशियल को चेंज करते हैं। वो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का, उसको ये कन्वर्ट करते हैं, उसको डीपोलराइज करते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल में ले आते हैं। तभी एक्शन पोटेंशियल शुरू होता है और नर्व इंपल्स जनरेट होती है। अब ये क्या है कि ये पोटेंशियल जो है, ये नर्व इंपल्स जो जनरेट होती है, ये नर्व इंपल्स का पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जनरेट होने के लिए दो स्टेप्स हमें नजर आ रहे हैं। एक न्यूरोट्रांसमीटर्स का अटैच होना, दूसरा जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स का अटैच होना, और दूसरा क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का पोटेंशियल जनरेट करना किस में, इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। ये दो काम हैं, दो यहां पे मराहिल हैं। एक न्यूरोट्रांसमीटर्स का अटैच होना अपने रिसेप्टर्स के साथ, दूसरा अटैच होने के बाद उसमें पोटेंशियल जनरेट करना, ये नर्व की ट्रांसमिशन कहलाती है, उसमें सबब बनता है। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूं, दो काम यहां पे हुए। अगर हम पीछे की तरफ चलें, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में चलें, तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद उनके मुतलका एंजाइम भी होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी एसिटाइल कोलिन की।
कि एसिटाइलकोलिन 3 लैब के करीब रिलीज होते हैं और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम भी मौजूद होते हैं जो उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। किसकी? एसिटाइलकोलिन की। एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ये भी यहां पे मौजूद होते हैं। अब इसके अलावा और यहां पे ये तीसरा पॉइंट हमें नजर आ रहा है, पीछे अगर जाएं तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होना एक चीज, दूसरा इसकी रिलीज का सबब बनने वाले कैल्शियम आयंस का इनफ्लक्स मूवमेंट और कैल्शियम चैनल्स की ओपनिंग जो है उसके नतीजे में मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन जो है और फिर न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होना। 2 पॉइंट्स ये हम पढ़ रहे हैं साइनेप्टिक इनहिबिशन, मतलब ये 5 पॉइंट्स हमें नजर आए हैं। इन 5 पॉइंट को डिस्कस करना है। तो मजीद इससे कि मैं आगे लेक्चर की तरफ चलूं तो आप लोग जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाफर्स बायोलॉजी को, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलें। ठीक है, अब बात यह है कि अगर हम इसकी सिनेप्टिक इनहिबिशन की हिस्ट्री की बात करते हैं, सिनेप्टिक इनहिबिशन की हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले जो है वो 1933 में 1933 का जमाना था। क्या है? 1933 का जमाना था जब ग्रेजर और ग्रैहम ने, किसने? ग्रेजर और ग्रैहम ने क्या किया था? इन्होंने डीपोलराइजेशन ऑफ जो मेम्ब्रेन है उसको स्टडी किया था। मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन को स्टडी किया था 1933 में। किसने? ग्रेजर और ग्रैहम में। और उसके बाद 1944 में, ये थोड़ा सा हिस्ट्री बता रहा हूं इसके मुताबिक, 1944 में क्या हुआ? गाबा के मुताबिक जो है वो स्टडी की गई थी। किसमें? रॉबर्ट्स और 1940 में रॉबर्ट्स और फ्रैंकलिन। कौन? रॉबर्ट्स एंड फ्रैंकलिन। इन्होंने गाबा के मुताबिक स्टडी की थी, GABA। अब ये GABA क्या है? ये गैमा ये गैमा क्या है? गाबा क्या है? गैमा अम्यूनो ब्यूटायरिक एसिड। गैमा अम्यूनो या अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। गैमा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड जो है ये गाबा 1940 में रॉबर्ट्स और फ्रैंकलिन ने इसके मतलब स्टडी किया था। हम भी बात करेंगे, गाबा की मजीद भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? फ्रैंक एंड फ्लोरेंस ने, इन्होंने 1957 में 1957 का जमाना था। फ्रैंक्स ने, किसने? फ्रैंक्स ने एंड फ्लोरेट्स ने फ्रैंक्स एंड फ्लोरेट्स ने क्या किया? इन्होंने प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की जो इनहिबिशन है उसको स्टडी किया। क्या किया? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की इनहिबिशन को
स्टडी किया किसने, फ्रैंक फुलर से 1957 में। उसके बाद 1961 में, कब, 1961 में किसने, एक्लेस एंड मैगनाई, 1961 में एक्लेस एंड मैगनाई ने, इन्होंने डीआरपी के मतलब स्टडी किया, डॉर्सल रूट पोटेंशियल, डॉर्सल रूट पोटेंशियल उसके मतलब स्टडी किया। तो चलो ये थोड़ी सी जनाब हिस्ट्री थी इसके मतलब कि अब हमने हिस्ट्री से थोड़ा हट के बात करनी है। अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं कि सिनेप्टिक इन्हिबिशन, मैंने 5 पॉइंट बोले और 5 पॉइंट्स के मतलब मैंने आपको बताया है कि ये वो पॉइंट्स हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे भी और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे भी। तो ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे एक्चुअली इनहिबिशन होती है, जहां पे ये इनहिबिट होता है, इनहिबिशन शुरू होती है कहां पे, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे भी और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे भी। कहां पे भी, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे भी और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। मतलब दो तरह की इनहिबिशन हुई। कौन सी, एक प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन, प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन और पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन। कौन कौन सी हैं दो, प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन और पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन। प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन में और पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन में मैंने आपको दोनों में 5 पॉइंट्स इकट्ठे बताए हैं कि दोनों में प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होना, दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होने के लिए कैल्शियम चैनल्स का ओपन होना, 2 पॉइंट। तीसरा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो है वो एंजाइम्स का मौजूद होना, जैसे एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम है उसकी मौजूदगी का होना। चौथा पॉइंट, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स का अटैच होना। और 5वां पॉइंट, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में डिपोलराइजेशन करवाना और उसको एक्शन पोटेंशियल की तरफ ले आना। वो जो नेगेटिव पोटेंशियल था उसको कन्वर्ट करना पॉजिटिव पोटेंशियल में। अगर इन 5 पॉइंट पे कहीं पे भी किसी भी जगह पे कोई इनहिबिटर एक्ट करता है, इनहिबिट कर देता है, नतीजतन वो अगर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में एक्ट करेगा तो क्या करेगा, अगर वो न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को रोकता है देन वो न्यूरोट्रांसमीटर ना तो रिलीज हो पाएंगे और ना ही वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट से गुजर के अगली मेम्ब्रेन को, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को, उसमें वो क्या करेंगे, वो इंड्यूस करवा पाएंगे नर्व ट्रांसमिशन को। नर्व को ट्रांसमिट नहीं करवा पाएंगे वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। इज इट पॉसिबल कि अगर वो रिलीज ही ना हो और रिलीज हुए बगैर वो मसल्स के साथ अटैच होके क्या न्यूरॉन जो है वो अपनी नर्व को कंडक्ट कर पाएगा, क्या अपनी नर्व को वो ट्रांसमिट कर पाएगा, क्या मसल उसको रिस्पॉन्ड कर पाएगा, क्या मसल एक्साइटेशन शो कर पाएगा? इज इट पॉसिबल देयर विदाउट द रिलीजिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन फ्रॉम द न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स, फ्रॉम द न्यूरोवेसिकल्स? आई थिंक सो नॉट। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है उससे वो रिलीज हो और रिलीज होने के बाद जो रिलीज ना हो और वो रिलीज ना होने के बाद फिर भी नर्व इंपल्स को ट्रांसफर करें। हाँ, आयंस की चेंजिंग की वजह से हो सकता है कि ये तो केमिकल ट्रांसमिशन थी, तो केमिकल नर्व ट्रांसमिशन थी, तो दूसरा आयन की एक्सचेंज की वजह से भी हो सकता है। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, वो कैल्शियम चैनल्स का ओपन होना है जो कि रिलीज का सबब बनते हैं। किसके रिलीज का सबब बनते हैं? वो
न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिलीज का सबब बनते हैं। तो मतलब कि अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिलीज को इनहिबिट कर दिया जाए, कैल्शियम चैनल्स को ओपन होने से ब्रेक किया जाए, कैल्शियम चैनल्स को ओपन होने से इनहिबिट कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाए, उसकी एक्टिविटी को रोक दिया जाए, तो प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन हो सकती है। मेम्ब्रेन जो मौजूद है, जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट से पहले मौजूद है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन मौजूद है, उसमें पोटेंशियल चेंज ही नहीं होगा, उसमें पोटेंशियल क्रिएट ही नहीं होगा, कैल्शियम आयंस की मूवमेंट ही नहीं होगी। कैल्शियम आयंस की मूवमेंट तब होगी जब कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, और कैल्शियम जो चैनल्स हैं उनको ओपन होने से बचाया जाए, कुछ इनहिबिटर इनहिबिट कर दें उसकी एक्टिविटी को, उसको रोक दें, तो नतीजतन क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ही नहीं हो पाएंगे, अपनी एक्टिविटी को वो नहीं शो कर पाएंगे। अभी मैंने रिसेंटली आपको एक नेम बताया है, GABA, गाबा जो है वो गैमा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड। अब ये जो गैमा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड है ना, ये क्या है एक्चुअली, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। सॉरी गैमा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड, ये जो गैमा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड है, ये एक्चुअली एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये एक्चुअली क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ब्रेन में पाया जाता है, और इसका काम वहां पे मौजूद होने के बाद जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स में, ये नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करता है। लेकिन ये गैबा जो है, गैमा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड जो है, ये समटाइम वहां पे मौजूद होने के बाद ये अपने रिसेप्टर्स के साथ अटैच होके गैबा रिसेप्टर के साथ अटैच होके इनहिबिट कर देता है, नर्व इंपल्स को रोक देता है, आगे ट्रेवल नहीं होने देता। ये गाबा की एक्टिविटी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में भी देखी गई है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में भी देखी गई है। दोनों की इनहिबिशन में गाबा का हाथ है, गाबा की इन्वॉल्वमेंट है, प्री में भी और पोस्ट में भी, दोनों जगह पे ये क्या करता है, ये अपने रिसेप्टर के साथ अटैच होता है, और रिसेप्टर्स के साथ अटैच होने के बाद ये क्या करता है, उनकी एक्टिविटी को स्टंट कर देता है, रोक देता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर है ना, लेकिन ये इनहिबिटिक एक्टिविटी में इस्तेमाल भी होता है। तो अब चूंकि ब्रेन में इस्तेमाल होता है, तो अल्टीमेटली सी बात है कि हाइपरटेंशन हो या इस तरह की एंजाइटी का सबब बने, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम्स में क्या हो सकता है कि उन प्रॉब्लम्स में ये हो सकता है कि गाबा को इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है, गाबा को इस्तेमाल किया जाता है। अब हुआ क्या है कि ये गाबा जो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अब कुछ जो है न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, गाबा को तजवीज करते हैं कि भाई इसको इस्तेमाल किया जाए ताकि जो है वो हाइपरटेंशन को दूर किया जा सके। कुछ क्योंकि ये इनहिबिट कर देता है, कुछ हद तक जो है वो एक्टिविटी को रोक देता है, तो उसके नतीजे में कि उसको जो है हाइपरटेंशन से बचाया जा सके और जहनी तौर पर सुकून इस्तेमाल किया जा सके। और कुछ लोगों ने सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल भी किए है, इस गाबा को सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल भी किया है, लेकिन ये इसका जो रिस्पांस है वो बहुत ज्यादा नहीं देखा गया, लेकिन कुछ हद तक इसका रिस्पांस जो है वो देखा गया। भारत, हम यहाँ पे इसकी जो है मतलब इसकी तारीफें नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पे इसकी इनहिबिटरी एक्शंस को देख रहे हैं गाबा को। इसी तरह जो एक और इसके साथ है न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटर जो है वो क्या है, ग्लाइसिन जो है, ये भी एक अमीनो एसिड है जो कि ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है, और ये भी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में इफेक्ट करता है, उसको इनहिबिट करता है, वहां पे भी इनहिबिटरी एक्शन शो करता है। उसके बाद ग्लूटामेट है, तो ये ग्लूटामेट, अब ग्लूटामेट है, ये भी ग्लूटामिक एसिड आप जानते हैं एक अमीनो एसिड है
ये क्या करते हैं कि जी प्रोटीन जो है, ग्लोबुलर प्रोटीन जो है, ये एक्चुअली डोपामाइन जो न्यूरॉन्स हैं उन पे इफेक्ट करता है, और उन पे इफेक्ट करने के बाद उनकी जो जी प्रोटीन है उनकी हाइड्रोलिसिस करता है। उनकी हाइड्रोलिसिस करने के बाद वो क्या करता है कि जो प्रोडक्ट पैदा होती है, क्या पैदा होती है, जो भी प्रोडक्ट पैदा होती है उसे IP3 के साथ बाइंड करवाता है। IP3 के साथ वो प्रोडक्ट बाइंड होती है एनोसिटोन 3-फॉस्फेट, IP3 के साथ बाइंड करता है, और IP3 के साथ बाइंड करने के बाद ये क्या करता है कि ये जो कैल्शियम के चैनल्स हैं और साथ सोडियम के चैनल्स हैं, इन पे इफेक्ट करता है, और नतीजतन इनकी एक्टिविटी को, इनकी मूवमेंट को रोकता है, और इनकी मूवमेंट को ये खसूसन ये ग्लूटामेट जो है वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में एक्ट करता है और इनकी एक्टिविटी को रोकता है, इनकी मूवमेंट को रोकता है, ताकि यहां पे ये जो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज ना हो सके। क्या ना हो सके? डीपोल मतलब ये एक तो ये है कि उसके पोटेंशियल को चेंज करता है, चेंज करने से बचाता है। दूसरा ये है कि इनहिबिटर्स की एक और एक्टिविटी है कि ये उसको इतना नेगेटिव पोटेंशियल में ले जाते हैं, क्लोराइड आयंस की मूवमेंट की वजह से इतना नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ ले जाते हैं कि उनके नेगेटिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा होने की वजह से कि वो स्टिमुलस, जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, वो अचीव ही नहीं हो पाता, और वो पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ जा ही नहीं पाता। वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को अचीव करेगा तो एक्शन पोटेंशियल की तरफ जाएगा, और जब एक्शन पोटेंशियल की तरफ जाएगा तभी तो नर्व इंपल्स जनरेट होगी, और वो क्लोराइड आयंस की मूवमेंट के नतीजे में क्लोराइड आयंस को मूवमेंट करवा के उसके अंदर जाने जो है उसकी एक्सेस करवा के पोटेंशियल इतना बढ़ा देते हैं कि नेगेटिव सेंस में इतना बढ़ा देते हैं कि भाई वो पोटेंशियल जो है एक्शन की तरफ जा नहीं पाता, डिपोलराइजेशन नहीं हो पाती। इसकी एक बड़ी एग्जांपल जो है वो एसिटाइल कोलिन है। एसिटाइल कोलिन आपको पता है कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन इसको इफेक्ट करते हैं ड्रग्स। क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं ड्रग्स जो है। वो ड्रग्स कौन से? अब वो ड्रग्स जो कि एसिटाइल कोलिन लाइक एक्शन करते हैं। ड्रग्स हैं कुछ जो एसिटाइल कोलिन लाइक एक्शन करते हैं, जिसमें मेथाकोलिन है। क्या है? मेथाकोलिन है, निकोटीन है। ये मेथाकोलिन और निकोटीन वगैरह जो है ये क्या करते हैं कि ये दोनों एसिटाइल कोलिन की तरह का एक्शन करते हैं। जिससे एसिटाइल कोलिन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब मैं यूं कहूं कि ये दोनों मेथाकोलिन और निकोटीन, ये जो दोनों ड्रग्स हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर के एक्शन को मिमिक कर लेते हैं। जो काम न्यूरोट्रांसमीटर ने करना होता है उस तरह का ये काम शुरू कर देते हैं। अब उस काम की वजह से, इनकी वजह से क्या होता है कि एक तो जो है उधर वहां पे पढ़े थे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में कोलिनेस्टेरेज एंजाइम पढ़े थे, उनका काम था हाइड्रोलिसिस करना एसिटाइल कोलिन का। कोलिनेस्टेरेज एंजाइम जो है वो हाइड्रोलिसिस करने के लिए मौजूद होते हैं किसकी? इसकी एसिटाइल कोलिन की। लेकिन होता क्या है कि वो इन ड्रग्स की तो एसिटाइल कोलिन हाइड्रोलिसिस नहीं ना कर पाते, वो इन ड्रग्स की हाइड्रोलिसिस नहीं कर पाते, और ये ड्रग्स मिमिक कर लेते हैं उस एक्शन को जो एसिटाइल कोलिन में करना होता है। मतलब एसिटाइल कोलिन के एक्शन को मिमिक कर लेते हैं। अब इनकी हाइड्रोलिसिस तो हो नहीं पाएगी, नतीजतन ये क्या करेंगे कि ये नर्व इंपल्स को जनरेट करेंगे। उसको इतना वो जनरेशन इतनी हो जाती है उसको नतीजे में कि वो मसल्स, और वही इनकी मिकदार बार 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 वही जो नर्व ट्रांसमिशन उसके एक्शन होता है जिसमें मसल स्पैस्म हो जाता है, और मसल जो है वो इतना ज्यादा वो लिथल वर्क करने की वजह से लिथैलिटी की तरफ जाते हैं और उनकी डेथ भी हो सकती है। दूसरा ये है कि दूसरी कुछ और ड्रग्स हैं जो कि इनको मिमिक करने के बजाय जो है वो एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज जो एंजाइम मौजूद है उसको इनएक्टिव कर देते हैं। तो इनएक्टिवेट कर देते हैं किसको? एसिटाइल
कोलिनेस्ट्रेज वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज को इनएक्टिव कर देती हैं, तो उसमें कौन कौन सी हैं जो है वो नियोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन, उसके बाद दूसरी है वो फाइसोस्टिग्माइन, फाइसोस्टिग्माइन, और तीसरी चीज जो है वो डिसप्रोपाइल जो है फ्लोरोफॉस्फेट डिसप्रोपाइल, फ्लोरा डिसप्रोपाइल फ्लोरो जो है वो क्या है फॉस्फेट। ये तीन ऐसी ड्रग्स हैं जो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज को इनएक्टिव कर देती हैं। और एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज को इनएक्टिव करने का मतलब क्या है कि एसिटाइलकोलिन की जो हाइड्रोलिसिस है उसको रोकना है। उसके हाइड्रोलिसिस के रोकने के नतीजे में एक तो ये है कि इसकी जो एसिटाइलकोलिन की मिकदार है बहुत से ज्यादा बढ़ जाएगी, वो बार बार ट्विच करेंगे किसको, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को, और नतीजतन क्या हो जाएगा वो मसल जो इनहिबिट हो जाएंगे, उनकी एक्टिविटी स्टॉप कर जाएगी और रुक जाएंगे, उनकी एक्टिविटी स्टंट कर जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में ये जो नियोस्टिग्माइन है और फाइसोस्टिग्माइन है ये कुछ जो है वो आवर्स तक, कुछ घंटों तक जो है वो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज को इनहिबिट कर सकते हैं। एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज जो उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर सकते हैं, वो कुछ घंटों तक इनहिबिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये जो डिसप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट है ये क्या करते हैं कुछ आवर्स तक एक्टिविटी को रोकते हैं, किसकी, एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज को। और ये फ्लोरोफॉस्फेट जो है ये कई वीक्स तक इसकी एक्टिविटी को रोक देते हैं। ये एसिटाइलकोलिन को हाइड्रोलिसिस नहीं कर, रिलीज हो रहा है, एसिटाइलकोलिन रिलीज भी हो रहा है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से रिलीज भी हो रहा है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में भी आ रहा है, अपना एक्शन भी शो कर रहा है, लेकिन उसकी जो मिकदार इतनी ज्यादा रिलीज हुई थी और उसको हाइड्रोलिसिस जो करनी थी वो जो है वो कोलिनेस्ट्रेज नहीं कर पाएगा और नतीजतन क्या होगा, मसल स्पैज्म हो जाएगा और नतीजतन ये बहुत ज्यादा लीथल और सीवियर किस्म की जो कंडीशन है उसको डेथ की जानिब जो है वो मरीज को लेके जा सकती है। तीसरी चीज क्या है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन है उसको ब्लॉक कर दे, जैसे कि डी ट्यूबोक्यूरारिन जो है, डी ट्यूबोक्यूरारिन ये एक ऐसी जो है वो ड्रग है जो क्या करती है कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर ने अटैच होना था, अटैच होके अपने रिसेप्टर्स के साथ और वहां पर डीपोलराइजेशन करनी थी और फिर नतीजतन उसको क्या करना था कि पोटेंशियल जनरेट करना था। तो ये क्या करेगा, डी ट्यूबोक्यूरारिन जो है वहां पे इफेक्ट करेगी रिसेप्टर्स के साथ और उनके साथ बाइंड होकर उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगी और न्यूरोट्रांसमीटर्स को अटैच नहीं होने देगी। जब अटैच नहीं होने देगी तो उसने क्या किया, उस साइट को ब्लॉक कर दिया जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर्स ने एक्ट करना था और अपना जो है पोटेंशियल जनरेट करना था, उसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। नतीजतन जो है नर्व इंपल्स जो है वो आगे जनरेट नहीं हो पाएगी। तो लिहाजा ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दी न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटर्स के मतलब मैंने बात की कि किस तरह इनहिबिट करते हैं एसिटाइलकोलिन के मतलब, क्योंकि मैंने पहले न्यूरोट्रांसमीटर में एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को बताया था, इसलिए उसकी एक्टिविटी को किस तरह रोका जाता है, वो किस तरह उसकी नर्व इंपल्स जो है ट्रांसमिशन उसको किस तरह स्टंट किया जाता है, कौन कौन सी ड्रग्स इफेक्ट करती हैं, कौन कौन से इनहिबिटर्स हैं, कहाँ इफेक्ट करते हैं, ये मैंने आपको बताया। अगर आप लोगों को लेक्चर की समझ आई है तो उसको मतलब जान पाए हैं, कुछ आपको नया मिला है तो प्लीज इसको जो है वो लाइक करें और इसको शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।